नमस्कार साथियों, 4 अगस्त 2024 दिन रविवार बांग्लादेश में चल रहा स्टूडेंट मूवमेंट अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है। इस दिन स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच काफ़ी तेज झड़प होती है और इसमें कम से कम 68 स्टूडेंट्स की जान चली जाती है। इसके साथ साथ 14 पुलिसकर्मी भी अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बाद जो वहाँ के आर्मी चीफ होते हैं वो बोलते हैं कि अब वो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ये कंफर्म हो जाता है कि अब जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो रुकने वाला नहीं है। अगले दिन 5 अगस्त 2024 को इस मूवमेंट को चलाने वाले जो मेन लीडर होते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिकुर रहमान, वो स्टूडेंट से आह्वान करते हैं कि फाइनल बैटल के लिए ढाका की तरफ कूच कर जाएं। उसके बाद सुबह से ही लाखों की संख्या में छात्र जो हैं वो ढाका की तरफ आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ढाका में वो पीएम आवास को घेर लेते हैं और इसके साथ साथ वो ढाका के संसद भवन को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद दोपहर में जो आर्मी चीफ होते हैं वहाँ की प्रधानमंत्री मतलब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम देते हैं और ये बताया जाता है उनको कि अगले 45 मिनट में अगर वो देश छोड़ के जाना चाहती हैं तो जा सकती है, अन्यथा उनकी जान को खतरा हो सकता है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को कुछ समझ में नहीं आता। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे 15 साल की सत्ता को 15 मिनट में गंवाना पड़ रहा है, पर अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। बट सबसे बड़ी मुश्किल बात ये थी कि वो जाए तो जाए कहाँ। तो इसके लिए उनको सबसे पहले समझ में आती है और सबसे पहला कॉल जाता है अपने परम मित्र भारत के पास। भारत सरकार शेख हसीना के प्रस्ताव को मान लेती है और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय बांग्लादेश की आर्मी का है। इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा और इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। 15 साल से सत्ता में रहने वाली एक प्रधानमंत्री 15 मिनट के भीतर अपने देश को छोड़ के भाग जाती है। बांग्लादेश आर्मी का वो हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेके अगरतला में उतरता है। उसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना अगरतला से गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट, अभी प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट के सेफ हाउस में है। आखिर कैसे 15 साल से सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना को 15 मिनट के भीतर उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है, कैसे पूरे देश में फैल जाता है और 45 मिनट के भीतर उनकी पूरी की पूरी सत्ता चली जाती है। आखिर इनकी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो छात्रों का आंदोलन था वो हुआ ही क्यों था। तो ये छात्रों को जो आंदोलन हुआ था वो बांग्लादेश के रिजर्वेशन सिस्टम के अगेंस्ट में हुआ था। अगर आपको बांग्लादेश के रिजर्वेशन सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई को समझना पड़ेगा। सन 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। सन 1971 में बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश के जो संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी मुक्ति वाहिनी सेना के साथ और भारतीय आर्मी के साथ मिलकर 1971 में पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी और इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश में सर्वोच्च नेता बनाए गए थे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश में वही दर्जा है जो हमारे देश में महात्मा गांधी का है। 1972 में मतलब बांग्लादेश की आज़ादी के ठीक एक साल बाद बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज कमेटी का गठन किया गया था और उसके साथ साथ बांग्लादेश में रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी। 1972 में जो रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया था उसमें 30% जो सीट थी वो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और उनके सगे संबंधियों के लिए रिजर्व रखी गई थी। मतलब जिन्होंने भी बांग्लादेश की आज़ादी में पार्ट लिया था उनके लिए 30% सीट को रिजर्व कर दिया गया था। उसके बाद 10% सीट जो थी वो उन महिलाओं के लिए दिया गया था जिनका असर बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में पड़ा था, ठीक है। और 40% जो सीट थे उनको रिजर्व रखा गया था डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। मतलब टोटल 80% सीट को रिजर्व कर दिया गया था और 20% सीट को जनरल कैटेगरी के लिए छोड़ दिया गया था। बट धीरे धीरे इस रिजर्वेशन सिस्टम को सरकार ने चेंज करना शुरू किया
1996 में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने इस रिजर्वेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया। इस रिजर्वेशन सिस्टम के अनुसार 30% सीट जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए रिजर्व रखी गई थी उनको छेड़खानी नहीं की गई। उसके बाद 10% जो सीट थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। अगले 10% सीट को जो अनडेवलप्ड सिटीज़ थे वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया और 5% जो सीट थी वो वहाँ की जो माइनॉरिटी SC/ST कम्युनिटी थी उनके लिए रख दिया गया और 1% जो सीट थी वो डिसेबल पर्सन्स के लिए रख दिया गया। अब हम इस टोटल टैली को मिलाते हैं तो टोटल 56% जो रिजर्वेशन था वो रिजर्व कर दिया गया सरकारी सीट में नौकरी के लिए, जबकि 44% सीट ही जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे उनके लिए छोड़ दिया गया। 2018 तक पूरे बांग्लादेश में यही व्यवस्था थी, मतलब 56% जो सीट थी वो रिजर्व थी और 44% सीट जो थी वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए रखी गई थी। बांग्लादेश की जो पूरी पॉपुलेशन है वो 17 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि 3 करोड़ 20 लाख युवा ऐसे हैं जो बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जबकि बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरी की सीटें आवंटित की गई है वो सिर्फ 40,000 सीट हैं और इनमें से भी 56% सीट जो है वो सरकार ने रिजर्व कर रखा है, जबकि 44% सीट ही जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए छोड़ दी गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे ये है, जो 30% सीट जो दी गई है फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए, एक्चुअली यही सारे मुद्दे की जड़ बताई जा रही है। स्टूडेंट्स का ये बोलना है कि 30% सीट जो फ्रीडम फाइटर्स जो है उनके बच्चों के लिए रखी गई है उनको हटा देना चाहिए। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का ये मानना है कि ये 30% सीट जो रिजर्व रखी गई है फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं अवामी लीग के समर्थक जो हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट पहुंचा रही है और अल्टीमेटली ये जो बेनिफिट है डायरेक्टली अवामी लीग को मिल रहा है। 2018 तक पूरे बांग्लादेश में यही व्यवस्था थी। 2018 के अप्रैल महीने में जैसा अभी छात्र आंदोलन हुआ है उसी तरह 2018 में भी बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन हुआ था। उस वक्त भी काफ़ी बच्चों की जान गई थी और उस वक्त जब विदेशी मीडिया और विदेशी जो सरकारों का दबाव बांग्लादेश पे पड़ा तब शेख हसीना की सरकार ने इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को 2018 में ख़त्म कर दिया और तब से लेके अब तक 2018 से लेके 2024 तक कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम बांग्लादेश में नहीं था। 5 जून 2024 को बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने शेख हसीना के उस फैसले को पलट दिया जो उन्होंने 2018 में लिया था। मतलब बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने 2024 के 5 जून को फिर से रिजर्वेशन सिस्टम को बहाल कर दिया। जैसे ही ये खबर मीडिया में आती है कि हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन सिस्टम को बहाल कर दिया है तो पूरे बांग्लादेश में जो छात्र हैं फिर से उग्र हुए आते हैं और इस बार इस पूरे मूवमेंट की कमान संभालती है एक संगठन जिसका नाम है इस्लामिक छात्र शिविर ICS। इस्लामिक छात्र शिविर जो है जमाते इस्लामी का ही छात्र विंग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जमाते इस्लामी जो है वो एंटी इंडिया जो कैंपेन है उनको बांग्लादेश में रन करता है। मतलब जमात इस्लामी जो है भारत का कट्टर विरोधी संगठन माना जाता है। ठीक है, अब हम फिर से लौटते हैं उस ऑर्डर पर जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ। 5 जून 2024 को बांग्लादेश की हाई कोर्ट जब फैसला देती है तो पूरे जो छात्र जो है वो उग्र हो जाते हैं। 16 जुलाई 2024 तक बहुत सारे झड़पों में बांग्लादेश में 100 से अधिक बच्चों की जान जा चुकी होती है। अकेले 16 जुलाई 2024 को 32 बच्चों ने जान गंवा दी थी। 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पे स्टे लगा दिया। मतलब 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को फिर से बंद कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्टूडेंट से ये अपील की कि वो अपना मूवमेंट को वापस ले ले। बट यहाँ पे कहानी में नया ट्विस्ट आता है। अब जो छात्र संघ है टेक्निकली उनको यहाँ से जो अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए था क्योंकि उनकी मांगे पूरी हो चुकी थी। बट अब उनकी जो मूवमेंट है वो और भी तेज कर दिया। अब उनकी मांग बदल गई और वो प्रधानमंत्री शेख हसीना का रिजिग्नेशन मांगने लगे। उसके बाद बांग्लादेश की आर्मी मैदान में आ जाती है।
इसके बाद स्टूडेंट्स और जो बांग्लादेश की जो पुलिस है उसमें क्लैशेस बढ़ने लगते हैं। 4 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की पुलिस और स्टूडेंट के बीच काफ़ी ज़्यादा झड़पें होती हैं। इस झड़प में कम से कम 100 लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात गौर करने वाली ये है कि ये जो छात्र आंदोलन पहले ढाका से शुरू हुआ था, मतलब ICS ने सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी से ये छात्र आंदोलन को शुरू किया था और 1 महीने के अंदर ही ये पूरा का पूरा छात्र आंदोलन ढाका, चटगांव, मीरपुर और बांग्लादेश के छोटे से छोटे शहरों में भी फैल गया और ये जो पूरा मूवमेंट था एक देशव्यापी मूवमेंट बदल गया। ठीक है, जब 4 अगस्त 2024 को 100 से अधिक बच्चे की जान चली जाती है और उसमें 14 पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं, तो 5 अगस्त को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपना जान बचा के भारत भागना पड़ता है। अंदर जा चुके हैं, वो उनके निजी सामानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बेड पे सो रहे हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश में चारों तरफ अराजकता का माहौल फैल जाता है, लूटपाट शुरू हो जाती है, चाहे वो दुकानें हो या फिर कुछ और, हर जगह जो है लूटपाट शुरू हो जाती है। उसके बाद बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हिंदू हैं उन पे भी अटैक्स शुरू हो जाते हैं, कई सारे मंदिरों को जला दिया जाता है। इसके साथ साथ बांग्लादेशी नेताओं को जान से मार दिया जाता है और उनके परिवारों को भी जान से मार दिया जाता है। अभी के हालात में बांग्लादेश की बात करें तो चारों तरफ बांग्लादेश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। बट एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या ये सब कुछ जो हुआ है एक छात्र आंदोलन की वजह से हुआ है या इसके पीछे किसी और देश की साजिश है? इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले बांग्लादेश के 2 कद्दावर पार्टी अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी की। बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी जो है ये वही पार्टी है जिसने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था और शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो बांग्लादेश अवामी लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे। शेख मुजीबुर रहमान वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था और उन्हें बंगबंधु के नाम से भी, शेख हसीना जो हैं वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख हसीना पहली बार 1996 से 2001 के तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद 2009 से लेकर 2024 तक वो अब तक लगातार 15 सालों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हुई है। शेख हसीना का भारत के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है और उनका भारत के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जबकि शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी टफ रहा है। ठीक है, इसके विपरीत बांग्लादेश में जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इसकी जो चीफ हैं वो हैं बेगम खालिदा जिया। बेगम खालिदा जिया जो हैं वो बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की बेगम हैं। बेगम खालिदा जिया की जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उनका झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है, जबकि बेगम खालिदा जिया को एंटी भारत के रूप में माना जाता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और चीन की। पाकिस्तान और चीन 2 ऐसे देश हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि भारत का रिश्ता किसी और देश के साथ अच्छा रहे, क्योंकि पिछले 15 सालों से भारत का जो संबंध है बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा रहा है और इसी 15 साल के टेन्यूर में बांग्लादेश का जो रिश्ता है चीन और पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं रहा है। पाकिस्तान और चाइना पिछले 15 सालों से ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार को स्थापित किया जाए जिनका संबंध भारत के साथ अच्छा ना हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि दूसरी सरकार तब तक नहीं आ सकती जब तक कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को हटाया नहीं जाए। बांग्लादेश की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को अगर माने तो बांग्लादेश के तख्ता प्लेट की जो पूरी जो ड्राफ्ट लिखी गई थी वो लंदन में लिखी गई थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा। बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने कंफर्म किया है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो एक्टिव चीफ हैं तारिकुर रहमान, उनकी जो मीटिंग जो है एक मीटिंग शेड्यूल की गई थी ISI के ऑफिसर्स के साथ दुबई में। इसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि बांग्लादेश का तख्ता पलट कैसे करना है। इसके लिए एक लंबी प्लानिंग की गई। सबसे पहले ISI ने जो जमाते इस्लामिक का जो स्टूडेंट विंग है, इस्लामिक छात्र शिविर, उनको बैक करना शुरू किया। ISI ने अपने एजेंट्स को बांग्लादेश में भेजा स्टूडेंट्स बना के।
ये जो एजेंट्स थे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गए और उन्होंने जो छात्र थे उनको शेख हसीना के खिलाफ भड़काना शुरू किया। अगर हम ICS यानी कि इस्लामिक छात्र शिविर की बात करते हैं तो उनका जो सबसे पहला जो रूट था वो ढाका यूनिवर्सिटी में ही था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश के अलग अलग शहरों के यूनिवर्सिटीज़ में भी अपनी जो जड़ें मजबूत करनी शुरू की। धीरे धीरे ICS ने अपने जो स्टूडेंट विंग के जो लीडर्स थे उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काबिज करवाया। ये मूवमेंट शुरू हुआ तो ICS ने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया और इस मूवमेंट की जो पूरी की पूरी कमान थी वो लंदन में बैठे हुए तारिकुर रहमान के पास थी। तारिकुर रहमान जो हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिव चीफ हैं और वो बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं। जब ये आंदोलन शुरू होता है तो सोशल मीडिया पे एंटी शेख हसीना के अगेंस्ट में काफ़ी सारे पोस्ट वायरल होने शुरू हो जाते हैं। क्लोजली इन सारे पोस्ट को इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पाया गया ये सारे के पोस्ट बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो ऑफिशियल अकाउंट से उनके द्वारा पोस्ट किए जा रहे थे। साथ साथ बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी थे जो डायरेक्ट अमेरिका से BNP के अकाउंट से पोस्ट किए जा रहे थे। सोशल मीडिया के इन पोस्ट ने जो स्टूडेंट्स के बीच में माहौल को और भी खराब कर दिया। इसके साथ साथ जो चाइना की कंपनी थी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी उसने इस पूरे मूवमेंट को फंड को अरेंज करवाया। इस पूरे सिनारियो को अगर देखते हैं तो इस पूरे केस में चाइना और पाकिस्तान का रोल जो है एकदम क्लियर कर देखता है। कैसे पाकिस्तान जो बैक करती है इस्लामिक छात्र शिविर को और जो पैसे की कमी होती है वो चाइना पूरा करता है। और जब ये सब कुछ मिलते हैं तो एक जो धमाका होता है, एक जो एक्सक्यूशन होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। 15 साल से सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री, सवाल और भी निकल के आता है क्या छात्र आंदोलन की वजह से ही बांग्लादेश की सरकार चली गई। यहाँ पे एक सवाल और भी आता है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से क्या गलतियां हुई जिनकी वजह से उनकी सरकार चली गई। अगर हम प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल को देखें तो 2009 से लेकर 2000 प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने अपने तरक्की की बुलंदियों को छुआ है। वो 2022 के आंकड़ों को देखते हैं तो प्रधानमंत्री जो शेख हसीना ने बांग्लादेश को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले तीसरी अर्थव्यवस्था बना दिया था। और अगर हम पाकिस्तान से बांग्लादेश की तुलना करते हैं तो बांग्लादेश जो है आज के तारीख में पाकिस्तान से 20 साल आगे है। अगर हम GDP की बात करें तो बांग्लादेश की GDP की ग्रोथ रेट है वो 5.2 है जबकि पाकिस्तान की 0.4 है। उनकी अगर फॉरेस्ट रिजर्व की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो $42 मिलियन की है जबकि पाकिस्तान की $4.2 बिलियन की है। तो इस तरह से कोई कंपेरिजन ही नहीं है बांग्लादेश और पाकिस्तान का। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और उन्होंने अपने कार्यकाल में बांग्लादेश को टेक्सटाइल का पूरी दुनिया में एक हब बना कर रख दिया है। बेसिकली देखते हैं तो शेख हसीना ने बांग्लादेश को तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिर आके शेख हसीना से गलती हुई तो हुई कहाँ हुई। इतिहास की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजनीति है बेसिकली दो औरतों की जंग के बीच में फंसी हुई है। एक है प्रधानमंत्री शेख हसीना और दूसरी है बेगम खालिदा जिया। 1980 के बाद से लेकर अब तक ये दोनों औरतों के बीच में ही बांग्लादेश की सत्ता का ट्रांसफर होते रहा है। 1991 से लेकर 1996 तक बेगम खालिदा जिया जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं और 1996 से लेकर 2001 तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही और उसके बाद 2001 से लेकर 2009 तक फिर जो है बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी और 2009 से लेकर 2024 तक वापस शेख हसीना प्रधानमंत्री रही है बांग्लादेश की। तो इस तरह से हम क्लोज लुक में देखते हैं तो पिछले 40 साल में इन्हीं दो औरतों के बीच में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और इन्हीं दोनों की लड़ाई के बीच में बांग्लादेश पिसता जा रहा है। 2018 में बांग्लादेश की कोर्ट ने बेगम खालिदा जिया को करप्शन के आरोप में 17 साल की सजा दे दी थी और उसकी तारीख में बेगम खालिदा जिया जो है जेल में है, इसी सजा को काट रही हैं। 2024 में जो आम चुनाव हुए थे बांग्लादेश में उसमें खालिदा जिया की पार्टी मतलब BNP ने इसका बहिष्कार किया था। उनका बोलना था कि इलेक्शन से पहले एक अंतरिम सरकार की गठन की जाए, बट शेख हसीना ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया और अपने ही कार्यकाल में
उन्होंने उस इलेक्शन को आयोजित करवाया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि खालिदा जिया की पार्टी मतलब बीएनपी ने इस इलेक्शन में पार्ट लेने से मना कर दिया। अब होता क्या है, देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी अगर इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो पहली पार्टी है वो परसेंट मोहम्मद से जीत की आएगी। हुआ भी ऐसा ही। अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है वो 300 में से 222 सीटों के साथ परसेंट बहुमत लेके सत्ता में वापस आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम शुरुआत हुई थी बेसिकली उस इलेक्शन से ही शुरू हो गया था। मतलब मार्च महीने में जो इलेक्शन होता है उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी शुरू हो चुकी थी। बहरहाल आज के तारीख में बांग्लादेश जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्मी ने अपना वहाँ पे कमांड संभाला हुआ है और आर्मी ने ये घोषणा किया है कि बहुत जल्द बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और इस अंतरिम सरकार के जो मुखिया होंगे वो होंगे नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनिस। अगर हम शेख हसीना की बात करें तो पिछले 48 घंटे से शेख हसीना जो है वो भारत में मौजूद हैं और अभी तक जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें ब्रिटेन ने शेख हसीना को शरण देने से मना कर दिया है, जबकि दूसरी बड़ी कंट्री जो अमेरिका ने शेख हसीना का वीज़ा ही रद्द कर दिया है। मतलब शेख हसीना वहाँ भी नहीं जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शेख हसीना किस देश में जाएंगी। ये देखने वाली बात है कि शेख हसीना आने वाले टाइम में क्या डिसीजन लेती है। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत के पड़ोस में इतनी बड़ी घटनाक्रम हो रही तो इसका इम्पैक्ट भारत में क्या आएगा। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी जो बॉर्डर है वो दोनों देश एक दूसरे से साझा करते हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश की जो बॉर्डर है भारत के 6 राज्यों से निकल के जुड़ती है। अब सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे भागदौड़ के माहौल में बांग्लादेश से जो शरणार्थियों का हुत्था है वो भारत के अंदर प्रवेश ना कर जाए। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात भारत के लिए बनी हुई है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अटैक करना शुरू कर चुके हैं। बांग्लादेश के जो हिंदुओं की हालत वहाँ पे काफ़ी दयनीय हो गई है। अगर बांग्लादेश की पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन में पूरे 8% जो है हिंदू आबादी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस वक्त अपने देश की पॉपुलेशन के 20% हिंदू आबादी हुआ करते थे, लेकिन आज के तारीख में बांग्लादेश की पॉपुलेशन की सिर्फ 8% हिंदू इसमें रहती है। अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करते हैं तो 1,31,00,000 जो हिंदू आबादी है वो बांग्लादेश में रहते हैं। लेकिन जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है पूरे बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पे हमले शुरू हो चुके हैं। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे बांग्लादेश में कई सारे मंदिरों को जलाया जा चुका है, हिंदू घरों को लूटा जा रहा है, जो हिंदू व्यापारी हैं उनकी दुकानों को तहस नहस किया जा रहा है। अभी सोशल मीडिया पे एक चिट्ठी वायरल हो रही है जहां पे एक 12वीं क्लास की बच्ची ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील की है कि उनको बचा लिया जाए। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह निकल के आता है कि आखिर भारत इस कंडीशन में क्या करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जब इजराइल जो है तो वहाँ पे मर रहे मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया की नज़र उस पर चली जाती है और ऑल आइज ऑन गाजा करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड चालू हो जाता है। बट पिछले 2 दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, बहु बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, बट पूरी दुनिया खामोश है। इस पूरे मुद्दे पे विदेशी मीडिया कुछ नहीं बोल रही है। अब कहाँ चुप हो गए हैं। हमारे देश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वहाँ पे फंसे हुए हिंदू लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम पे भारत सरकार की तीखी नज़र बनी हुई है। कल इस पूरे घटनाक्रम पे सर्वदलीय बैठक को बुलाया था। उस सर्वदलीय बैठक में सारे दलों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया कि वो भारत सरकार के साथ हैं। ये एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है जहाँ पे बहुत सारे मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो हमारे देश की जो जितने भी पार्टियां हैं वो एक हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही निकल के आता है कि भारत सरकार शेख हसीना को लेके क्या करने वाली है। वो अपने यहाँ पे कितने दिन शेख हसीना को भारत में रखने वाली है। बेसिकली अगर शेख हसीना भारत में रहती हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर शेख हसीना भारत में रहती हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर शेख हसीना भारत में सकता है,
अभी जो बांग्लादेश के लोग हैं उनके दिमाग में सेट है कि जिसको उन्होंने भगाया है वो बांग्लादेश में है, और वो वहाँ पे जो एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है उसका इम्पैक्ट वहाँ पर रह रहे हिंदुओं पे हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि जो लोग हिंदू वहाँ पे रह रहे हैं वो बांग्लादेश की ही जनता है, बट अब वो ये मान के चल रहे जो हिंदू लोग हैं वो बांग्लादेश की जनता नहीं है, वो भारत की जनता है, और वो वहाँ के परिवारों को परेशान करते हुए उनको दमन की नीति अपनाते हुए उनको ये बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से अपना सब कुछ छोड़ के भारत चले जाओ। बट ये क्या संभव है? ये एक बहुत बड़ा जटिल क्वेश्चन बनता जा रहा है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। यहीं पे सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है भारत की विदेश नीति की। कैसे भारत अपने पड़ोसी देश में फैले हुए इस अराजकता के माहौल को शांत करवाता है। बहरहाल आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे ये चैनल हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।